यूनाइटेड फैन की जिंदगी में ना कभी बोरियत नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसका क्लब भाई उसको एंटरटेनमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता है। और कल रात में ऐसा ही कुछ हुआ है। यहां पर जिम रैटक्लिफ का पहला ऑफिशियल इंटरव्यू आया है रिगार्डिंग एरिक टेन हैग की सैकिंग, रूबन एमरिम की अपॉइंटमेंट और बाकी सारी चीजें। तो हाँ भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग के मुकाबलों के बारे में, यूनाइटेड के रिगार्डिंग जो भी प्लान्स हैं यहां पर आपके जिम रैटक्लिफ के, उनके बारे में, और क्या जिम रैटक्लिफ रूबन एमरिम को रिप्लेस करने के बारे में अभी से सोच रहे हैं। ये सारी चीजें कल बात की हैं यहां पर उन्होंने गैरी नेविल को दिए इंटरव्यू में। अब देखो, सबसे पहली चीज जो हमें यहां पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो ये है कि यूनाइटेड में जो कॉस्ट कटिंग का एक नया सीजन सा शुरू हुआ है ना, आई थिंक उसके कुछ वैलिड रीजंस दिए हैं कल आपके जिम रैटक्लिफ ने, और वो जरूरी भी है बिकॉज वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा बिल था वो 170 मिलियन से 270 मिलियन पहुंच गया। जो हमारा बेसिकली फूड वगैरह पे हम जो खर्चा करते थे वो 100 मिलियन से यहाँ पर, और एम्प्लॉयज़ वगैरह पे खर्चा जो था वो 100 मिलियन से 200 मिलियन पहुंच गया। एंड रेवेन्यू जो आपका प्रॉफिटेबल रेवेन्यू है वो आपका 100 मिलियन पे पहुंचा है। तो हाँ, उसके हिसाब से यहाँ पर वो कॉस्ट कटिंग का जो एक अप्रोच रखा है अभी क्लब ने वो ज़रूरी है। उसके अलावा ओल्ड ट्रैफर्ड के रिगार्डिंग एक न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड, जो आप देखोगे तो 1910 से वो लगातार जिस स्टेडियम को यूज़ कर रहे हैं, अब उस स्टेडियम से मूव करने का वो डिसीजन ले चुके हैं। यूनाइटेड अपना नया स्टेडियम बिल्ड करेगी, ओल्ड ट्रैफर्ड को नहीं रीबिल्ड करेंगे, वो ओल्ड ट्रैफर्ड को रीडिज़ाइन नहीं करेंगे। दे विल बी मूविंग इनटू अ ब्रांड न्यू स्टेडियम। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है, और मैं समझ भी सकता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यूनाइटेड फैन बेस ने जब से होश संभाला है, हम जैसे लोगों ने, और हम जैसे क्या मतलब जो मैनक्यूनियंस भी हैं, उन्होंने जब से होश संभाला है उन्होंने सिर्फ ओल्ड ट्रैफर्ड को देखा है। लेकिन आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, ओल्ड ट्रैफर्ड को भी रीडेवलप करते 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 मतलब जैसा ओल्ड ट्रैफर्ड 1940s में दिखता था वैसा 1950s में नहीं दिखा, जैसा 1950s में दिखता था वैसा 1970s में नहीं दिखा, जैसा 1970s में दिखता था वैसा 1980s में नहीं दिखा। और 1980s का स्टेडियम अगर आप आज करेंट ओल्ड ट्रैफर्ड स्ट्रक्चर से कंपेयर करोगे तो कहीं आपको ढूंढते नहीं मिलेगा। तो ये तो ज़रूरी है कि भाई समय के साथ चेंजेस ज़रूरी हैं। अगर आप एक इंसान की लाइफ की भी बात करोगे तो भी आपको मानना पड़ेगा कि विद टाइम यू नीड टू इम्प्रोवाइज, विद टाइम यू नीड टू इम्प्रूव। एंड आपके बाकी सारे जो राइवल्स के स्टेडियम हैं वो आज के वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बेस्ड स्टेडियम्स हैं, लेकिन आप आज भी यहाँ पर 2005 वाली टेक्नोलॉजी, 2005 वाला स्ट्रक्चर यूज़ करें, क्योंकि उसके बाद से आज तक यहाँ पर 20 साल होने को आए हैं, आपने कोई भी रीडेवलपमेंट नहीं किया है ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। तो वो समझ आता है कि भाई क्यों इनियोस ने ये डिसीजन लिया। बिकॉज देखो, जब नया स्टेडियम बनेगा, 1 लाख की कैपेसिटी का स्टेडियम बनाने का जो प्रपोजल है वो आज शायद अनाउंस हो जाएगा ऑफिशियल तौर पे। तो हाँ, वो ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज आपको रेवेन्यू सोर्स अगर अपना बढ़ाना है, अगर आप यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मूव आउट करना ही पड़ेगा। बिकॉज आपका जो स्टेडियम है वो सर बॉबी चार्ल्टन वाले स्टैंड पे नहीं आप यहाँ पर उसको और एक्सपेंड कर सकते, बिकॉज पीछे रेलवे लाइन है एंड देयर इज नो पॉसिबल वे फॉर अस टू बेसिकली रीडेवलप दैट ओल्ड ट्रैफर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो पूरा टूट के दोबारा बनेगा। एंड अगर टूट के दोबारा बनेगा तो कॉस्ट आपकी ऑलरेडी यहाँ पर तोड़ने की, फिर दोबारा बनाने की, रीस्ट्रक्चर करने की ऑलमोस्ट लगभग सेम ही आ जाएगी। तो वाई नॉट मूव टू अ न्यू स्टेडियम। बट हाँ, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, और एक चीज़ तो पक्की है भाई, जल्दी ओल्ड ट्रैफर्ड जाना पड़ेगा। अब चाहे पैसा हो नहीं हो, लेकिन एक बार तो ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके मैच देखना है। तो वो चीज़ जल्द से जल्द करनी पड़ेगी इस साल में ही, 2025 में। वो जो ड्रीम है ओल्ड ट्रैफर्ड जाकर मैच देखने की, वो पूरी करनी पड़ेगी। बात आती है यहाँ पर रूबन एमरिम के बाकी पॉइंटर्स की जो जिम रैटक्लिफ ने डिस्कस किए। तो जिम रैटक्लिफ ने ये चीज़ बहुत क्लियर तौर पर बोली है कि ही इज़ रियली लाइकिंग व्हाट रूबन हैज़ डन एट दिस क्लब अप अंटिल नाउ, क्योंकि उसको बैकिंग नहीं मिली है, उसको ना साइनिंग्स मिली हैं, एंड डेफिनेटली उसके स्टाइल ऑफ प्ले के प्लेयर्स भी नहीं है। एंड दूसरी चीज़, इंजरी के चलते बहुत सारे प्लेयर्स उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ग्लिम्सेस देखने को मिल रहे हैं रूबन एमरिम के टीम में कि वो क्या करेंगे आगे फ्यूचर में चल के, कैसा यूनाइटेड खेलेगी। वो चीज़ जिम रैटक्लिफ ने कल बोली, और एक और चीज़ कर जिम रैटक्लिफ ने कबूल ली, वो ये था कि एरिक टेन हैग को वो नया एक्सटेंशन देना गलती थी, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई बेटर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से मजबूरन यहाँ पर उन्होंने एरिक टेन हैग को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। लेकिन उन्होंने कहा कि दैट वाज अ बिग ब्लंडर मेड बाय अस, एंड सेम डैन एशवर्थ की साइनिंग पर भी जो उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी उस पर भी एक बिग ब्लंडर उन्होंने क्रिएट किया था, और उसके चलते यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो बर्बाद किया है। साइनिंग्स के ऊपर भी अगर आप देखोगे, उन्होंने बोला है कि हमने जब साइनिंग्स की थी तो हमारे दिमाग में एरिक टेन हैग की टीम थी,
उसको देखते हुए हमने यहाँ पर साइनिंग्स की थी, लेकिन फिर बाद में जब एरिक ने टीम को नहीं अच्छा कर पाया, टीम को नहीं बैलेंस कर पाए वो, तो उनको सैक करना पड़ा। अब देखो नई मैनेजमेंट है और नई मैनेजमेंट एकदम से पहले दिन से आके चीज़ें सही कर दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब सिटी में भी नई ओनरशिप आई थी 2008 में, तो उनके भी बहुत सारी साइनिंग्स, बहुत सारी मतलब अबंडेंस में साइनिंग काम नहीं की थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने लेसन लेते 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 क्लब के डायनेमिक्स को समझा, प्रीमियर लीग को समझा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने से ऊपर बैठे राइवल्स की जो टीम बैलेंस थी उसको समझ के अपनी टीम फिर बिल्ड करने की कोशिश की। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आप चेल्सी के केस में भी यही सेम चीज़ कह सकते हो कि भाई अभी जो क्लियरली कैपिटल आई है उसने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब वो अपनी गलतियों सीख कर थोड़े डिसीजन सही ले रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर यूनाइटेड के पास वैसे ही पैसे की कमी थी क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा डेट है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो पैसा वेस्ट कर दिया समर मार्केट में, उसके चलते यहाँ पर उन पर और ज़्यादा शिकंजा कस गया एफएफपी का। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर जो उनकी प्रीवियस साइनिंग्स थी, जो 100 मिलियन, 70 मिलियन, 75 मिलियन की साइनिंग्स उन्होंने की थी प्रीवियस मैनेजमेंट ने, और वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दोज प्लेयर्स आर इधर इंजर्ड या फिर लोन पर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उनके वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हाथ और ज़्यादा कस देते हैं। अब रूबन एमरिम को अगले विंडो में, जो आने वाली समर विंडो, उसमें बैक करने की बात कही आपके जिम रैटक्लिफ ने। ये ज़रूरी है, हमें समझना पड़ेगा कि अगर रूबन एमरिम से वो आउटपुट डिमांड कर रहे हैं, अगर वो रूबन एमरिम से सक्सेस डिमांड कर रहे हैं, तो आपको बैकिंग देनी पड़ेगी। अगर आप उनको बैक नहीं कर रहे हो मार्केट में, तो भूल जाओ कि आप ट्रॉफी जीतोगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड आने वाला है यूनाइटेड के लिए, रूबन एमरिम के लिए, और कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होगा आपकी इनियोस ग्रुप के लिए, क्योंकि उनको इस विंडो के बेसिस पे जज किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी बात है, वो कहते हैं ना कि भाई ऊंची दुकान फीका पकवान, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा केस ना आ जाए सामने कि आपने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं इस इंटरव्यू में, लेकिन आप उन बातों को, उन स्टेटमेंट्स को बैक करने को तैयार नहीं हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे प्रोपेगेंडा बेस्ड लगी, जैसे कि गैरी नेविल ने ये नहीं पूछा उनसे कि आपने पूरे स्टॉक्स क्यों नहीं खरीदे हैं यहाँ पर, आप क्यों यहाँ पर फुल जो एक ओनरशिप है वो अटेन नहीं कर रहे हो, और आपने यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ ओनली जो स्टॉक्स हैं आपके वो क्यों परचेज किए हैं ग्लेजर से। ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आपने टिकट प्राइसेस क्यों राइज किए। अगर यहाँ पर यूनाइटेड फैन बेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग गैरी नेविल को सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन गैरी नेविल ने वो सवाल इग्नोर कर दिया। एक और चीज़ थी, उन्होंने गर्नाचो और आपके कोबी मेनो के रिगार्डिंग ये चीज़ बोली है कि हम यहाँ पर यंग टैलेंट्स को बेचने के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। हम, हाँ ठीक है, हम डिफिकल्ट पोजीशन में हैं, लेकिन हम अपने यंग टैलेंट्स को बेचकर रेवेन्यू अर्न नहीं करना चाहते हैं। वो भी वो प्लेयर्स जो कि टीम के लिए बहुत क्रूशल बन चुके हैं या फिर टीम के लिए आगे चलकर बहुत क्रूशल बन सकते हैं। तो हाँ, मतलब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने आइडिया दिया है कि आप इनियोस से आने वाली समर विंडो में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बहुत ओपन आकर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि रूबन एमरिम के सर्टेन डिसीजंस को उन्होंने बैक किया, जैसे कि एंटनी पे जो कॉल था, रैशफोर्ड पे जो कॉल था, उन पर बैक किया है। और जिम रैटक्लिफ की बातों में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि मेसन माउंट, लूक शॉ जैसे प्लेयर्स का करियर हो सकता है यहाँ पर कट शॉर्ट हो जाए, और आने वाली समर विंडो में हम इन प्लेयर्स को लेट गो करने के बारे में सोचें या फिर हम इनको लेट गो कर ही दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको अपनी बुक्स बैलेंस करनी है। वो यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि हम सैंचो के वेजेस पे कर रहे हैं, हम रैशफोर्ड के वेजेस पे कर रहे हैं, हम मेसन माउंट जो कि खेले नहीं है 2 सालों में उनके वेजेस पे कर रहे हैं, हम लूक शॉ के वेजेस पे कर रहे हैं, हम एंटनी के वेजेस पे कर रहे हैं, और ये सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है टीम सिलेक्शन के लिए। एंड बहुत स्ट्रांगली उन्होंने ये चीज़ बोली है यहाँ पर रूबन एमरिम के रिगार्डिंग कि रूबन ने जिस तरीके से यहाँ पर टीम मैनेज की है, रूबन ने जिस तरीके से यहाँ पर लिमिटेड प्लेयर्स के साथ भी अपना एक स्टाइल इंप्रिंट करने की कोशिश की है, उससे वो हाईली इंप्रेस्ड है। और वो ज़रूरी भी है। देखो, आपको करंट मैनेजर को लंबे टाइम तक बैक करना पड़ेगा। अगर मिकेल आर्टेटा को आर्सेनल बैक कर सकती है, तो यहाँ पर यूनाइटेड को रूबन एमरिम को कम से कम यहाँ पर 3 साल तो बैक करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चैंपियंस लीग मुकाबलों के बारे में। अब देखो, बार्सिलोना का एक पैर ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है क्वार्टर फाइनल्स में, तो हमें अब समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना के लिए आज का मैच जीतना कितना जरूरी है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस बार्सिलोना हैजंट प्लेड द चैंपियंस लीग फाइनल, और इस बार उनका जो ब्रैकेट है उनको फेवर कर रहा है यहाँ पर चैंपियंस लीग फाइनल के लिए। लास्ट ईयर भी कर रहा था अगेंस्ट पीएसजी, उस अराहो के रेड कार्ड ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया था। बट आज बेंफिका के अगेंस्ट मुकाबला है, पिछले मुकाबले में रेड कार्ड ले लिया था बार्सिलोना ने एक, और उसके बावजूद यहाँ पर उनके 10 मैन ने यहाँ पर डिफेंड कर लिया था अगेंस्ट बेंफिका। तो मेरा प्रेडिक्शन तो ये है कि भाई कि आज बार्सिलोना जीतेगी। हांसी फ्लिक की ये टीम अच्छा कर रही है, और डेफिनेटली यहाँ पर
वो एक ट्रिब्यूट जो देना चाहेंगे वो अपने डॉक्टर जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके लिए भी आपके प्लेयर्स खेलेंगे, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी है। एंड डेफिनेटली भाई चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल आप क्वालिफाई करोगे तो वहां से आपके ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे। एंड ट्रेवल इज ऑन, अगर यहां पर आज जीतती है तो फिर वो ट्रेवल की जो ड्रीम है आप फिर देखना शुरू कर सकते हो। बात आएगी यहां पर लिवरपूल वर्सेस पीएसजी की, तो देखो भैया जिस तरीके से यहां पर पीएसजी ने डोमिनेट किया था लिवरपूल को, उसको देखकर तो मेरे हिसाब से काफी डर होगा यहां पर आपके लिवरपूल के फैन बेस में। एंड डर होना भी चाहिए बिकॉज पीएसजी कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस पे, एंड लिवरपूल आई वोंट से लक पे जीती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लक उनके फेवर में गया बिकॉज जिस तरह की गोलकीपिंग हुई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से चांसेस अंदर नहीं गए हैं और लिवरपूल ने सिर्फ 2 शॉट्स लिए, उसमें से एक शॉट आपका गोल के अंदर चला गया, तो कहीं ना कहीं वो किलसी जरूर बैठी होगी पीएसजी। और पीएसजी ने जितना अटैक किया था वो कहीं ना कहीं लिवरपूल को परेशान कर सकता है, लेकिन लिवरपूल एनफील्ड पे खेलेगी एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर पीएसजी टू अटैक दैट मच, या फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू डिफीट लिवरपूल एट एनफील्ड। बट टीमों ने कर रखा है, तो हाँ आप ये नहीं रूल आउट कर सकते पॉसिबिलिटी कि आपकी पीएसजी हरा नहीं सकती लिवरपूल को। अगर आप बात करोगे लेवरक्यूजन वर्सेस बायर्न म्यूनिख की, देखो यार ये फिक्सचर ऑलमोस्ट सेटल है क्योंकि 3-0 से डाउन है आपकी लेवरक्यूजन, बट फुटबॉल में कोई भी स्कोर ऐसा नहीं होता जो टर्न अराउंड ना किया जा सके। बट हाँ मेरे हिसाब से इंडिविजुअल क्वालिटी बायर्न पे बहुत ज्यादा है। अगर 1-0 होता, 2-0 होता, 2-1 होता तो फिर भी एक्सपेक्टेड था कि शायद ये लेवरक्यूजन टर्न अराउंड कर दे इस फिक्सचर को, लेकिन बायर्न म्यूनिख क्योंकि 3-0 की लीड पे है, आई डोंट थिंक यहाँ पर कि बायर्न ये मैच यहाँ से हारेगी, तो आई फील यहाँ पर बायर्न भी जाने वाली है अगले राउंड में। अगर आप इंटर वर्सेस फेयरनवुड की बात करोगे, इंटर इज ऑलरेडी इनटू द आपके क्वार्टर फाइनल्स, तो देयर इज नो डिबेट इन दैट, एंड इंटर इज हेड एंड शोल्डर्स अबव यहाँ पर फेयरनवुड। बाकी लिल वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड, आई फील डॉर्टमंड इज गोइंग थ्रू वेरी वेरी इजीली। तो आज के फिक्चर्स के मेरे तो ये प्रेडिक्शन है। बट हाँ सबसे एक्साइटिंग फिक्चर कौन सा होगा, आई थिंक सबसे एक्साइटिंग फिक्चर होने वाला है आपका लिवरपूल वर्सेस पीएसजी, बिकॉज जिस तरीके का मुकाबला हमें पिछले लेग में देखने को मिला था, उसके बाद से इस फिक्सचर की एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर लुइस एनरिक की पीएसजी का रिएक्शन क्या होगा वो भी देखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो मुझे लगता है कि बार्सा आपका और बेनफिका गेम भी काफी अच्छा होगा, बट क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना अब बहुत स्टेबल पोजीशन में, डेफिनेटली यहाँ पर जब 10 मैन के अगेंस्ट उन्होंने डिफेंड कर लिया तो कहीं ना कहीं वो 11 मैन के साथ तो भाई जीत ही जाएंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी देखो यार इन डेप्थ डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पर डेफिनेटली यूनाइटेड के रिगार्डिंग, सर जिम रैटक्लिफ का जो इंटरव्यू आया है उसके रिगार्डिंग, वो शाम में करेंगे, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद हम आज से वॉच अलोंग शुरू करने वाले हैं आपके चैंपियंस लीग मुकाबलों का। तो बारसा वाला गेम हो गया, आपके पीएसजी वाला गेम हो गया, इन सब मुकाबलों को हम यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ पर वॉच अलोंग करने का। लेकिन हाँ बारसा वर्सेस बेनफिका तो हम डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू आर अ वेरी वेरी पैशनेट फुटबॉल फैन। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा। देखो जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना, एक चीज कर दिया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, बिकॉज इन चीजों के पैसे नहीं लगते। जितना इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा कंटेंट बनाने में और मजा आएगा। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।